Hello all. Today in this lecture we will be talking about registration under GST. रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले अब तक हमको इतना तो पता ही है कि जीएसटी हमारा पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। और जीएसटी टैक्स क्यों लगता है कि जिससे आपकी इकोनॉमी बढ़ सके। जीएसटी के अंडर में जितनी भी बिजनेस एंटिटीज हैं उन सबको एक यूनिक नंबर मिलता है और उसी यूनिक नंबर से उनकी पहचान होती है। उस यूनिक नंबर की हेल्प से जितने भी बिजनेसमैन हैं वो कस्टमर से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट से इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें जीएसटी से पहले की, तो जीएसटी से पहले मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर्स को सेंट्रल एक्साइज के अंडर में रजिस्टर कराना कंपलसरी था, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको या तो वैट में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था या फिर सीएसटी में। लेकिन अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो आपको सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था। इसमें से कुछ रजिस्ट्रेशन आपके सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन थे, जैसे एक्साइज टैक्स। अगर आप एक्साइज टैक्स में रजिस्टर कराते हो दैट मीन्स अगर आप प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर हो तो आप एक्साइज टैक्स में रजिस्टर कराते थे और वो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन था। आप एक बार रजिस्टर कराते थे और फिर किसी भी स्टेट में आप चाहे प्रोड्यूसर हो या फिर मैन्युफैक्चरर हो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप वैट में रजिस्ट्रेशन कराते थे तो वो स्टेट बेस्ड था, आपको हर एक स्टेट में डिफरेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। आपका जो सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन था वो पैन बेस्ड था और जो स्टेट रजिस्ट्रेशन था वो पैन बेस्ड नहीं था। लेकिन अब जीएसटी के इंट्रोड्यूस होने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पैन बेस्ड है ऑल ओवर इंडिया। लेकिन पहले एक्साइज की तरह जो एक्साइज टैक्स आपका सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन था, अब आपका जीएसटी सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। यहाँ पर अगर आपको 4 डिफरेंट स्टेट्स में बिजनेस करना है तो आपको चारों स्टेट्स में रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है। दैट मीन्स आप जितनी स्टेट्स में बिजनेस करना चाहते हो आप करो, लेकिन आपको हर एक स्टेट और हर एक यूटी में अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी है सेपरेटली। चाहे आपका पैन कार्ड सेम होगा लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन डिफरेंट होगा। यहाँ पे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो टैक्स स्पेसिफिक नहीं है, जिसका मतलब आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन कराना है ऑल टैक्सेस के लिए। पहले जीएसटी से पहले क्या था, आपको एक्साइज में अलग रजिस्ट्रेशन कराना होता था, वैट में अलग, सीएसटी में अलग और सर्विस टैक्स में अलग। दैट मीन्स जितने टाइप्स के टैक्सेस आपको उतने बार रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। लेकिन अब आपके लिए एक ही रजिस्ट्रेशन है। हमारे पास जीएसटी में 4 टाइप्स के टैक्सेस है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। दैट मीन्स आपको चारों टैक्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन कराना है विच विल बी वैलिड फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। The definition is given by CGST Act. It says taxable person means a person who is registered or liable to be registered under section 22 और section 24. That means हमको 2 सेक्शन दिए गए हैं, section 22 and section 24. section 22 में हम बात करेंगे persons liable for registration. That means उन लोगों के बारे में बात करेंगे जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है। और 24 में बात करेंगे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन इन सर्टेन केसेस। दैट मीन्स अगर आप जिन लोगों की बात हम यहाँ सेक्शन 24 में करेंगे, अगर आप उनमें से कोई हो तो आपके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 22 फर्स्ट। सेक्शन 22 सेज दैट पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। दैट मीन्स हम यहाँ बात करेंगे कौन कौन से लोग आपके जीएसटी में रजिस्टर हो सकते हैं। फर्स्ट इज every supplier of goods or services or both is liable to obtain registration in the state or union territory from where he makes the taxable supply if his aggregate turnover exceeds the specific threshold limit in a financial year. यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज या दोनों
सप्लाई करते हो किसी भी स्टेट से या यूनियन टेरिटरी से, और अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है आपकी, जो आपकी टोटल सेल्स होती है, उसको हम एग्रीगेट टर्नओवर बोलते हैं। अगर आपकी एक साल की टोटल सेल्स थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर देती है या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच जाती है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। You will become liable to get yourself registered under GST। अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट से कम की टर्नओवर है एक साल के अंदर, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन हाँ, आप वॉलंटरीली रजिस्टर करा सकते हो। अब हम देखते हैं आपकी सबसे पहले एग्रीगेट टर्नओवर क्या होती है, फिर हम बात करेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट की। एग्रीगेट टर्नओवर होती है आपकी पूरे एक साल की सेल्स, कि आप जितने भी गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करते हो उनको टोटल मिला के एग्रीगेट टर्नओवर कहते हैं। जब भी आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे तो आपके जितने भी ब्रांचेस या ऑफिसेस हैं पूरी इंडिया में, आपको हर एक की टर्नओवर को एक साथ कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो टर्नओवर कैलकुलेट होगी वो स्टेट वाइज या यूटी वाइज नहीं होगी, जबकि ऑल इंडिया वाइज होगी। सपोज करो आपकी दिल्ली में आपकी टर्नओवर आती है लेट्स से 10 लाख, यूपी में आपका एक ब्रांच ऑफिस है, उसकी टर्नओवर आती है अगेन 10 लाख, सो दैट मीन्स आपकी टोटल टर्नओवर 20 लाख मानी जाएगी। अब सबसे पहले देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं और क्या क्या एक्सक्लूड करते हैं। जब भी हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो हम उसमें इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज। आउटवर्ड सप्लाईज का मतलब है जो भी सप्लाई या तो गुड या सर्विसेज या बोथ, जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं उसको हम इंक्लूड करेंगे। पहला आएगा आपका टैक्सेबल सप्लाईज। अगर आप कोई भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उसको भी इंक्लूड करना है। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, अगर कोई गुड्स या सर्विसेज एग्जेम्प्टेड है, दैट मीन्स वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए आप उसको भी इंक्लूड करोगे। एक्सपोर्ट्स, अगर आप इंडिया से बाहर कोई भी गुड्स या सर्विसेज बेचते हो उनको भी इंक्लूड करा जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाईज, अगर आप कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो उसको भी एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करा जाएगा। ऑफ पर्सन्स हैविंग सेम पैन बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस, दैट मीन्स आप इन चारों आइटम्स को इंक्लूड करोगे, लेकिन आप जब भी इंक्लूड कर रहे हो ऑल इंडिया बेसिस पे इंक्लूड करना है, और सब जितने भी बिजनेसेस हैं सबका पैन नंबर एक ही होना चाहिए। इनको कैलकुलेट करते हुए आप उसके अंदर सीजीएसटी नहीं करोगे इंक्लूड, ना एसजीएसटी, ना यूटीजीएसटी, ना आईजीएसटी और ना ही कंपनसेशन सेस। दैट मीन्स ये 5 तरीके के टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं होंगे। एंड लास्टली, अगर आपने किसी भी इनवर्स सप्लाई पे रिवर्स चार्ज के अंडर में टैक्स दिया है तो वो इनवर्स सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए इंक्लूड नहीं होगी। अब हम इन सबको डिटेल्स में करते हैं। पहला आपने हमने डिस्कस करा है एग्रीगेट टर्नओवर टू एक्सक्लूड इनवर्स सप्लाईज ऑन विच टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। दैट मीन्स अगर आप किसी में भी रिवर्स चार्ज के अंडर में कोई भी टैक्स दे रहे हो तो इसको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वो एक डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, और जब भी आप किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आता है, और इस केस में जो भी रिसिपिएंट होता है सर्विस का उसको टैक्स देना होता है। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने एबीसी लिमिटेड को अपनी सर्विसेज दी, तो यहाँ पर एबीसी लिमिटेड रिवर्स चार्ज के बेसिस में गवर्नमेंट को टैक्स देगी, लेकिन पेमेंट किसको कर रही है? वो आपके डायरेक्टर को। तो जो भी पेमेंट कंपनी रिवर्स चार्ज बेसिस पे डायरेक्टर को कर रही है वो डायरेक्टर की टर्नओवर में इंक्लूड होगी, एबीसी लिमिटेड के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होगी।
दैट मीन्स अगर आप रिवर्स चार्ज बेसिस पे कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को देते हो तो वो टर्नओवर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं होती। नेक्स्ट कह रहा है वो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड्स द एलिमेंट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस। मतलब अगर आप कोई भी टैक्स दे रहे हो तो वो इंक्लूड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1000 रुपीज का गुड बेचा एक कस्टमर को और उस पर आपका 10% का टैक्स लगा। सो दैट मीन्स कस्टमर ने आपको 1000 प्लस 100 रुपीज आपको सबमिट करे, विच मीन्स आपके पास टोटल आए 1100 रुपीज। लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए आप सिर्फ 1000 रुपीज लोगे, जो 100 रुपीज का टैक्स दिया है कस्टमर ने वो इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट इज एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड टोटल टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस अंडर सेम पैन। दैट मीन्स आपकी टोटल इंडिया में जितनी भी ब्रांचेस होंगी सेम पैन के अंडर में, हर एक की टर्नओवर को आप ऐड करोगे। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आप दिल्ली में हो, आपकी टर्नओवर लेट्स से 20 लाख की है, आपके 2 ब्रांच ऑफिसेस है, एक यूपी में एक हरियाणा में, दोनों की टर्नओवर भी 20 लाख है। सो दैट मीन्स आपकी टोटल टर्नओवर 60 लाख मानी जाएगी। नेक्स्ट इट सेज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, सर्विसेज, exempted goods and services, interstate supplies between distinct person having same PAN to be included in the aggregate turnover। यहाँ पे आप देखो वो कह रहा है वैल्यू ऑफ जितने भी गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या कोई गुड एग्जेम्प्टेड है या फिर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में कोई भी सप्लाई हो रही है तो सबको इंक्लूड करा जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर एक्स है जो डील करता है मशीन ऑयल्स में और साथ के साथ वो पेट्रोल की में भी डीलिंग करता है। दैट मीन्स उसके 2 बिजनेसेस है, मशीन ऑयल भी और पेट्रोल भी। अब इतना हमें पता है कि जो पेट्रोल है वो जीएसटी में कवर्ड नहीं है, दैट मीन्स वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। लेकिन मशीन ऑयल आपका जीएसटी के अंडर है और वो टैक्सेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपका जितना टर्नओवर पेट्रोल से आया या जितना टर्नओवर मशीन ऑयल से आया, दोनों को ऐड करा जाएगा और फिर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर निकाली जाएगी। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हुए एग्जेम्प्टेड गुड्स को अलग नहीं करा जाता। एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज को भी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के साथ ज्वाइन करके फिर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर निकाली जाती है। अगर हम अपने सेम एग्जाम्पल में बात करें, अगर मशीन ऑयल से आपकी 10 लाख की सेल हुई है और पेट्रोल से 20 लाख की सेल हुई है तो आपकी टोटल टर्नओवर 30 लाख मानी जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाईज मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। यहाँ पे कह रहा है कि या तो आप अपने अकाउंट से सेल कर रहे हो या अपने प्रिंसिपल के अकाउंट से सेल कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ योर प्रिंसिपल, आपकी ही टर्नओवर में सारा ऐड होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो एबीसी लिमिटेड है, उसने XYZ लिमिटेड को अपना एजेंट अपॉइंट करा है। अब XYZ लिमिटेड गुड सप्लाई करती है अपने अकाउंट से एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ एबीसी जो उसका प्रिंसिपल है। तो इस केस में जितनी भी सप्लाई XYZ लिमिटेड ने एज एन एजेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड करी है और अपने अकाउंट से करी है, वो सारी की सारी एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ XYZ में इंक्लूड होगी। दैट मीन्स एजेंट के अकाउंट में इंक्लूड होगी, प्रिंसिपल के अकाउंट में नहीं होगी। लास्ट वो कह रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क supplied directly from the premises of registered job worker not to be included in its aggregate turnover। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम सीखते हैं जॉब वर्क क्या होता है। जॉब वर्क को सर्विस में माना गया है एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क का एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, आप शर्ट्स प्रोड्यूस करते हो। तो अगर आप शर्ट प्रोड्यूस करते हो और आपने पैकिंग के लिए किसी को दे दिया
तो जो पैक कर रहा है आपकी शर्ट्स को वो जॉब वर्कर है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी शर्ट पे लोगो लगाना है, तो आपने एक जॉब वर्कर को अपॉइंट करा जो आपकी शर्ट्स पे लोगो लगाएगा और फिर लोगो लगा के आपको वापस कर देगा। दैट मीन्स उसने अपनी सर्विस दी है, तो जॉब वर्क इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ पे वो ये कह रहा है जॉब वर्कर रजिस्टर्ड भी हो सकता है और जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। अगर जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड है तो प्रिंसिपल को जॉब वर्कर की प्लेस अपने में दिखानी पड़ेगी। दैट मीन्स उसको शो करना पड़ेगा, उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा जॉब वर्कर्स प्रीमाइसेस एज हिज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड he has to remove the goods from the job workers premises। मतलब उसको जॉब वर्कर के प्रीमाइस से गुड्स उठा के अपने पास लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो उस केस में प्रिंसिपल जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर सकती है। इस केस के अंदर में जो भी वैल्यू ऑफ गुड्स सप्लाइड होगी will be included in the aggregate turnover of principal, not the job worker। Meaning, अगर आप जॉब वर्कर की प्लेस से कोई भी गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो वो प्रिंसिपल के में ऐड होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो प्रिंसिपल ने 10 लाख के गारमेंट्स अपने जॉब वर्कर को दिए लोगो लगाने के लिए। जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से ही प्रिंसिपल ने अपने प्रीमाइसेस में नहीं मंगाए और डायरेक्टली कस्टमर को सेल कर दिया वही गुड्स 15 लाख में। सो दैट मीन्स जो 15 लाख की टर्नओवर है वो प्रिंसिपल के में ऐड होगी, जॉब वर्कर के एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं होगी। अब हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की। इंडिया के अंदर एक थ्रेशोल्ड लिमिट बनाई हुई है, दैट मीन्स एक क्राइटेरिया बनाया हुआ है रजिस्टर करने के लिए। हमारे पास इंडिया को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक रेस्ट ऑफ इंडिया और एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। हमारे पास 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं जिसमें से 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, प्लस सिक्किम, प्लस उत्तराखंड, प्लस हिमाचल, प्लस जम्मू एंड कश्मीर। सो दैट मीन्स टोटल 11 स्पेशल स्टेट्स हैं। अगर हम टोटल 11 स्पेशल स्टेट्स के नाम लें तो वो है आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश। सो दैट मीन्स आपके टोटल 11 स्टेट्स आ जाती हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या रूल बनाया है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर पूरी इंडिया में 40 लाख से ज्यादा की टर्नओवर होती है इन केस ऑफ गुड्स तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। लेकिन इन 11 स्टेट्स में अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख की लिमिट है तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। दैट मीन्स अगर आप गुड्स में डील करते हो तो आपको इन 11 स्टेट्स में 20 लाख की टर्नओवर रखनी है और बाकी स्टेट्स में 40 लाख की। लेकिन अगर आप सर्विसेज में डील करते हो तो इन 11 स्टेट्स की टर्नओवर 10 लाख होनी चाहिए और बाकी स्टेट्स की टर्नओवर 20 लाख होनी चाहिए। लेकिन साथ में गवर्नमेंट ने इन स्पेशल स्टेट्स को परमिशन दी हुई है कि या तो वो 10 लाख की टर्नओवर ऑप्ट कर सकते हैं या फिर 20 लाख या 40 लाख की टर्नओवर ऑप्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे टेबल जो देख रहे हो, यहाँ हर एक स्टेट ने अपनी टर्नओवर ऑप्ट की हुई है। तो अगर उनकी टर्नओवर इस लिमिट के अंदर है और वो इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनकी टर्नओवर इससे ज्यादा एक्सेस कर जाती है तो उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। यहाँ पर 10 लाख की टर्नओवर फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स ने अपनी टर्नओवर की लिमिट बनाई हुई है 10 लाख। दैट मीन्स अगर उनकी सेल इंट्रा स्टेट सेल 10 लाख से कम की है तो उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर 10 लाख से ज्यादा की है, चाहे वो गुड्स बेचें चाहे सर्विसेज, तो उनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ₹20 लाख इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दैट मीन्स यहाँ जो 6 स्टेट्स की बात हो रही है इनके लिए लिमिट है 20 लाख की।
कि अगर वो 20 लाख से ज़्यादा की टर्नओवर है तो उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा, और अगर 20 लाख से कम की टर्नओवर है तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। हमारी ये 6 स्टेट्स है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी एंड तेलंगाना। नेक्स्ट आता है आपका कि जहां पर अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में डील कर रहे हो तो आपकी टर्नओवर 20 लाख होनी चाहिए, लेकिन अगर आप गुड्स इंडस्ट्री में डील कर रहे हो तो आपकी टर्नओवर 40 लाख होनी चाहिए। अगर आपकी इससे कम है तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, अगर इससे लिमिट ज़्यादा है तो आपके लिए रजिस्टर कराना कंपलसरी है। यहाँ पर आपके आता है जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश एंड ऑल अदर स्टेट्स इन इंडिया। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सपोज करो आप असम के अंदर हो और असम में आप इंट्रा स्टेट सेल करते हो फॉर गारमेंट्स, और आपकी टर्नओवर लेट्स से 22 लाख है। अगर आपकी सेल 22 लाख है, यहाँ पे गुड्स की सेल है 40 लाख, आप इंट्रा स्टेट सेल कर रहे हो जिसकी टर्नओवर 22 लाख आई है, सो दैट मीन्स आपके लिए कंपलसरी नहीं है रजिस्ट्रेशन कराना। यहाँ पे हमें एक चीज और याद रखनी है कि अगर आप आइसक्रीम में डील कर रहे हो या फिर एडिबल आइस में डील कर रहे हो, पान मसाला या टोबैको में डील कर रहे हो, तो आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम अपने सेम एग्जाम्पल में बात करें, आप असम में हो, आप गारमेंट्स की जगह टोबैको सेल कर रहे हो। अब आप टोबैको सेल कर रहे हो, आपकी सेल है 22 लाख की, लिमिट है आपकी 40 लाख की, तो यहाँ पे 40 लाख कंसिडर नहीं होगी और आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। लेकिन अगर आप टोबैको में डील ना करके सर्विसेज में डील करते हो, तो सर्विसेज में आपकी टर्नओवर है 20 लाख और आपकी टर्नओवर है 22 लाख, सो दैट मीन्स आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हो, तो अगेन आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एक इसी को अब अगर फर्दर बात करें, सपोज करो आपका एक यूनिट त्रिपुरा में, आपका जो असम में यूनिट है उसकी सेल है आपकी गुड्स की 22 लाख, लेकिन जो त्रिपुरा में यूनिट है उसकी सेल है लेट्स से 11 लाख। सो अगर आप टोटल करते हो तो आपकी टोटल टर्नओवर आ जाती है 33 लाख, विच इज मोर देन 10 लाख। आपकी त्रिपुरा की लिमिट थी 10 लाख रुपए, तो आपको त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और त्रिपुरा के साथ साथ आपको असम में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आपका कोई भी एक यूनिट किसी भी स्पेशल स्टेट में आता है तो आपकी जो टर्नओवर लिमिट है वो रिड्यूस होके 10 लाख हो जाती है। तो अगर आपकी टोटल सेल्स 10 लाख होगी तो आपको स्पेशल स्टेट में भी रजिस्टर कराना पड़ेगा, और जिस स्टेट में आपके गुड्स बिके हैं उस स्टेट में भी आपको रजिस्टर कराना कंपलसरी हो जाएगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली इन द प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाईज टेक्स प्लेस। यहाँ पे वो कह रहा है कि जिस भी स्टेट में आप गुड्स बेच रहे हो, टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हो, उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो आपका अगेन गारमेंट्स का बिजनेस है और आप महाराष्ट्र में आपकी सेल लेट्स से 28 लाख की है। आपका एक यूनिट त्रिपुरा में भी है जहां पर आप अल्कोहल बेचते हो फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और वहां की सेल आपकी 12 लाख की है। अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर देखोगे तो 28 लाख की सेल आपकी महाराष्ट्र में गारमेंट्स में थी और 12 लाख की सेल आपकी अल्कोहल से हुई है, ह्यूमन कंजम्पशन से, जो त्रिपुरा में थी, तो आपकी टोटल मिला के 40 लाख की है। तो दैट मीन्स आपकी एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 40 लाख को क्रॉस कर रही है, तो दैट मीन्स आपको महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आप त्रिपुरा में भी रजिस्टर कराओगे? क्योंकि त्रिपुरा में आप अल्कोहल बेच रहे हो, अल्कोहल आपका जीएसटी के परव्यू से बाहर है, सो दैट मीन्स वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। और यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको उस स्टेट में रजिस्टर कराना है फ्रॉम वेयर यू आर सप्लाइंग द टैक्सेबल सप्लाई।
सो इस केस में त्रिपुरा में आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अल्कोहल अभी जीएसटी के परव्यू से बाहर है, वो जीएसटी के लिए नॉन टैक्सेबल सप्लाई है। थर्ड केस वो कह रहा है पर्सन्स लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। दैट मीन्स अगर आप अपना ऑन गोइंग बिजनेस, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑन गोइंग बिजनेस, आप बिजनेस बंद नहीं कर रहे हो। अगर आप अपना ऑन गोइंग बिजनेस किसी को भी ट्रांसफर करते हो तो इस केस में आप ट्रांसफर हुए और जिसके नाम पे आप ट्रांसफर कर रहे हो वो ट्रांसफरी हुआ, तो ट्रांसफरी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा, इस केस में ट्रांसफरी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन नंबर लेना जरूरी है। या फिर आप सपोज करो आप दो कंपनीज के बीच में मर्जर हो जाता है, सो दैट मीन्स एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा और उसको आपको लेना पड़ेगा। या फिर दो कंपनीज डीमर्ज हो जाती हैं, एक कंपनी थी पहले, अब दो कंपनीज बन गई, तो इस केस में दो कंपनीज जो डीमर्ज हुई हैं उनको अगेन नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा एंड दे आर लायबल टू टेक द रजिस्ट्रेशन। अब हम नेक्स्ट सेक्शन 24 की बात करते हैं, जिसमें आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब हम यहाँ पे जितनी भी ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे उनके लिए आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैलिड नहीं है। दैट मीन्स अब हम थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं देखेंगे। आप कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हो तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। फर्स्ट है पर्सन्स मेकिंग एनी इंटरस्टेट सप्लाई। दैट मीन्स अगर आप दिल्ली में हो और आप यूपी में सामान बेचते हो तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। इस केस में आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट वैलिड नहीं होगी। अगर आप 1 रुपए का भी सामान सेल कर रहे हो या सर्विसेज सेल कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है दिल्ली के अंदर में। नेक्स्ट आता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स होते हैं जो थोड़े टाइम के लिए बिजनेस करते हैं, जिनका कोई भी परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस उस पर्टिकुलर स्टेट में नहीं होता। तो अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपकी सीए फर्म है और आप रजिस्टर्ड हो दिल्ली के अंदर, आपका दिल्ली में ऑफिस है, आप दिल्ली में रजिस्टर्ड हो, लेकिन आप जो सर्विसेज है वो यूपी में भी देते हो थोड़े टाइम के लिए। आपको एक क्लाइंट मिला यूपी में, आपने वहां सर्विस दी, लेकिन आपका कोई परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है यूपी के अंदर, आपका कोई ऑफिस नहीं है। दैट मीन्स यूपी के लिए आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होंगे और आपको वहां पे यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आपको एक चीज और याद रखनी है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स को पहले रजिस्टर कराना पड़ता है और फिर सप्लाई करेंगे, उनके लिए बाद में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। उनको कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है और उनको मैक्सिमम टाइम लिमिट मिलता है 90 डेज का। 90 डेज के बाद अगेन 90 डेज के लिए एक्सटेंड हो जाता है टाइम पीरियड। नेक्स्ट है पर्सन्स हु रिक्वायर टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। सो दैट मीन्स अगर आप रिवर्स चार्ज के अंडर में कोई भी टैक्स देते हो गवर्नमेंट को तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, आपके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट इज नॉट यूजफुल। नेक्स्ट है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का मतलब है आप इंडिया में नहीं रहते, आपका इंडिया में कोई भी परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, आप बाहर से आए हो, थोड़े टाइम के लिए सेल करोगे और फिर आप वापस चले जाओगे। अगर आप नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो और आपका कोई भी परमानेंट प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है तो अगेन आपके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है प्रायर टू डूइंग एनी ट्रांजेक्शन इन इंडिया। एंड आपके लिए भी सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे जो कैजुअल टैक्स पेयर्स के लिए होते हैं। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। अगर आप ऑनलाइन पोर्टल हो, दैट मीन्स आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स की तरह आप ऑनलाइन ट्रेडिंग डील करते हो तो आपके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। नेक्स्ट इज पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स की, जिसको हम बोलते हैं टीडीएस। अगर आप टीडीएस किसी का भी टैक्स काटते हो तो उस केस में भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो मिस्टर ए सप्लायर है और मिस्टर बी रिसिपिएंट है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कुछ सर्विसेज सप्लाई करी, तो अब यहाँ पे मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर ए को सर्विसेज का पैसा देगा लेकिन टैक्स का पूरा अमाउंट नहीं देगा। कुछ टैक्स अमाउंट काट के गवर्नमेंट को सबमिट करेगा और बाकी का टैक्स अमाउंट मिस्टर ए को दे देगा। दैट मीन्स रिसिपिएंट डायरेक्टली कुछ अमाउंट सप्लायर का काटता है और गवर्नमेंट को जमा कर देता है, जिसको हम टीडीएस बोलते हैं। तो अगर आप टैक्स डिडक्टर एट सोर्स हो तो आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। टीडीएस में कितना टैक्स कटेगा या किस अमाउंट पे टीडीएस कटेगा और कौन कौन टीडीएस काटेगा, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। Next comes persons who are making taxable supply of goods or services or both on behalf of taxable person whether as agent or otherwise. That means अगर आप किसी एजेंट के बिहाफ पे कोई सेल कर रहे हो या फिर आप किसी और के बिहाफ पे सेल कर रहे हो तो अगेन आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। नेक्स्ट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इनपुट सर्विस, अगर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल्स हम अगेन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट इज पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स कलेक्शन एट सोर्स विच इज कॉमनली नोन एज टीसीएस। पहले हम यहाँ पे टैक्स कलेक्शन सीखते हैं कि कलेक्शन का मतलब क्या है। यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो अमेजॉन हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है। अगर अमेजॉन पे एचपी का कोई लैपटॉप सेल हो रहा है तो अमेजॉन क्या करता है, एचपी से लैपटॉप कलेक्ट करता है और फिर कस्टमर को दे देता है। दैट मीन्स उसका रोल क्या है, कलेक्शन का। वो एचपी से कलेक्ट कर रहा है और कस्टमर को दे रहा है। फिर वो कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करता है और एचपी को दे देता है। सो दैट मीन्स अमेजॉन एक कलेक्टर है जो गुड्स कलेक्ट करके कस्टमर को देता है और फिर कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करके सप्लायर को देता है। तो यहाँ पर अमेजॉन कलेक्टर है और उसके पास राइट है टैक्स काटने का। सो दैट मीन्स जब भी अमेजॉन एचपी को पेमेंट करेगा तो उसमें से टैक्स का कुछ अमाउंट काट के गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगा और बाकी का टैक्स अमाउंट एचपी को दे देगा। सो हियर ऑनलाइन कॉमर्स ऑपरेटर्स आर ट्रीटेड एज टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो अगेन उनके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट कम्स एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन and database access and retrieval services from a place outside India to a place in India. यहाँ पर जो पर्सन की बात हो रही है इंडिया में, वो रजिस्टर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है। हम कंज्यूमर्स की बात हो रही है जो रजिस्टर्ड नहीं होते जीएसटी में। सो दैट मीन्स अगर कोई इंडिया से बाहर से इंडिया में कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है ऑनलाइन तो उसको जीएसटी में रजिस्टर कराना जरूरी है। अगर हम ऑनलाइन सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का मतलब है एडवर्टीजमेंट ऑन इंटरनेट। दैट मीन्स अगर आप इंटरनेट पे कोई भी एडवर्टीजमेंट देते हो तो वो आपकी ऑनलाइन सर्विस है। ऑनलाइन सर्विस का मतलब है कि आपका फिजिकल फॉर्म में नहीं है, हर चीज ऑनलाइन मिल रही है आपको। या फिर आप कोई भी ई बुक डाउनलोड करते हो, कोई म्यूजिक डाउनलोड करते हो या सॉफ्टवेयर कोई भी डाउनलोड करते हो, मूवी ऑनलाइन देखते हो या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे हम डिजिटल डेटा स्टोरेज कहते हैं, या फिर आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हो, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो, तो ये सारी आइटम्स आपकी OIDAR में कवर होती हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल है नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स क्या है, आपको ऑनलाइन सर्विस दे रहा है, आप ऑनलाइन मूवीज देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, सो दैट विल कम्स अंडर OIDAR। और जो भी पर्सन आपको ऐसी सर्विस देता है उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमने 10 आइटम्स की बात करी है, इन सब के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं वैलिड। अगर ये सिंगल रुपए की भी सेल करते हैं तो इनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना
कंपल्सरी है। With this, we comes to an end of today's lecture. For further reference, you can refer my book Introduction to GST. Thank you.